हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो एस्टेट 2024 के सबसे पहले लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एस्टेट का ये पेपर 2 फिजिक्स का बैच और इसमें आपके पास सिलेबस है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 मैकेनिक्स से, जिसमें स्टार्टिंग के जो हमारे टॉपिक्स हैं, एरर थियरी है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, यूनिट एंड डायमेंशन है और सर्कुलर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो हम इन सारे टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि आपका एग्जाम मार्च में होना है, तो हम किसी भी टॉपिक के बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ने के लिए हमें 4 से 5 महीने का टोटल टाइम लगेगा। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन के सहारे थियरी और उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम साथ में डिस्कस करते जाएंगे। बाकी हमने सारा डिटेल कल के लेक्चर में बता दिया है। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारी बात हम दोबारा से यहां पर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो आज की ये पहली क्लास है और हाँ, एग्जाम को लेकर जो भी न्यूज आपके आ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो समय पर छोड़ दीजिए, वो समय के साथ क्लियर हो जाएगा। तो उन चीजों के ऊपर हम डिपेंड होकर के अपने जो पैटर्न है, अपनी जो चीजें उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, जब तक कुछ ऑफिशियल हमें पता ना चल जाए, एग्जैक्ट डेट ना पता चल जाए, तब तक हम उस तरह की चीजों पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज। म्यू नॉट 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताना है। ऑप्शन दिया LT-1, L-1T, L-2, T⁻2, L⁻2, T-2। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको EMRS PGT में सिलेक्ट होने के लिए, और बहुत खुशी हुई ये जान करके कि मास्टर बैच 1.0 और 2.0 से क्या क्या चीज़ों का कितना अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। कोरोना टाइम जब मैंने वो बैच हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मुझे कई बार ऐसा अंदर से रियलाइज हो रहा था कि मैं क्या फालतू की मेहनत कर रहा हूँ और कौन इसको देख रहा है। 100 व्यूज आ रहे हैं, 50 व्यूज आ रहे हैं, बट वो चीज अब समझ में आता है कि 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद भी जब उन बैचेस की वजह से इतना बड़ा इंपैक्ट हो रहा है, तो इस बात पे भरोसा बढ़ गया है कि आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आज से 2.5 साल पहले जो चीज मुझे बेकार लगती थी किसी किसी मोमेंट पर, आज उस पे ऐसे ऐसे रिव्यूज, ऐसे ऐसे कमेंट्स कई बार आते हैं कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है ना, ठीक है, चलिए, बहुत खुशी हुई जान करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसके दो तरीके हैं। अगर आप बेसिक से जाते हैं, हम आपको क्वेश्चन के साथ बहुत सारी और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो जैसे म्यू नॉट की अगर बात करें, तो आपको पता है इस म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डायमेंशन निकालने जा रहे हैं तो हम सिर्फ डायमेंशन पर फोकस करेंगे, बाकी चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है लेना देना है, क्योंकि ये टर्म म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आगे किसी चैप्टर में मिलेगा। ये टर्म म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। ये टर्म म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का कहीं पर डायमेंशन भी आपसे यूनिट भी पूछा जाएगा अलग अलग। तो हम हर एक पॉइंट को साथ में कैप्चर करते चलेंगे। जितने भी चीजें स्क्रीन पर दिख रही हैं उन सब का मतलब पता चलता रहे। म्यू नॉट का मतलब होता है निर्वात की चुंबकशीलता, यानी परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस बोलते हैं। कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश मिक्स लेकर के चलेंगे ताकि कोई भी नाराज ना हो, नहीं तो कमेंट में गालियां भी मिल सकती हैं। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो इंपॉर्टेंट है आपको याद करना कि म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आपसे म्यू नॉट या म्यू का यूनिट या डायमेंशन या न्यूमेरिकल वैल्यू पूछते हैं, तो ये पूरी वैल्यू के साथ में, यूनिट के साथ में इसको याद कर लीजिए। दूसरा जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं इसको, और इसकी वैल्यू कितनी होती है
तो इसके लिए पहले तो आप ये टर्म याद रखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। हालांकि आप यहां से और यहां पर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर। अगर आप यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8.85 × 10⁻⁻12 और ये उल्टा हो जाएगा तो यूनिट आ जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो दो तो आपके यहां से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करते हैं, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है तो उस मीडियम के अंदर उसकी स्पीड का फार्मूला v = 1/√μ और एप्सिलॉन। जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा हो तो उस मीडियम की परमिएबिलिटी और मीडियम की परमिटिविटी यहां पर लिखी जाती है और स्पीड होती है v के बराबर। अगर आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे कि लाइट हो गया, रेडियो वेव हो गए, गामा रे हो गए, अगर ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो ये c के इक्वल होता है और वैक्यूम के केस में म्यू को म्यू नॉट बोलते हैं और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इन दोनों के बीच में हम यहां से रिलेशन भी बना सकते हैं। v और c के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि अगर कोई लाइट वेव या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वैक्यूम से किसी मीडियम के अंदर जाता है तो उसकी स्पीड c से बदलकर v हो जाती है। तो ये v की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? तो फार्मूला होता है n = c/v, दैट मींस v = c/n, जहां n क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c की वैल्यू और v की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो c की वैल्यू 1/, थोड़ा सा और इसको ऐड करते हैं। अगर हम यहां पर c और v की वैल्यू रख दें तो हमें पता चलेगा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। c की वैल्यू हो जाएगी 1/ ये अंडर आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई v की वैल्यू हो जाएगी 1/√μ और एप्सिलॉन। म्यू और एप्सिलॉन ऊपर चले जाएंगे तो आपको कुल मिला के मिलेगा μ/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। μ/म्यू नॉट को रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो ये बन जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = स्क्वायर रूट के अंदर μr और यहां से आ जाएगा एप्सिलॉन r, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये जो एप्सिलॉन r है इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक भी बोलते हैं। ये वही एप्सिलॉन r है। एप्सिलॉन नॉट की जगह पर इसको लिखा गया है। ठीक है। सिर्फ इसका डायमेंशन पर्पज नहीं है, डायमेंशन तक पहुंचने से पहले ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि c का ये रिजल्ट होता है और c के इस रिजल्ट से आप देख लीजिए c = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो c का स्क्वायर = 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर। c क्या है? मीटर पर सेकेंड स्पीड है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, डिस्टेंस अपान टाइम से LT-1, ये हो जाएगा LT-1 का होल पावर 2। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? L/2T-2। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर L/2T-2। ऑप्शन चेक कर लेते हैं आप लोगों का, जो आप लोगों ने आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर हाँ डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया और 3-4 और सवाल जो यहां से आ सकते हैं वो याद रखिएगा। एक तो ये किसी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन है ये, और इसके अलावा ये वाला फार्मूला v और c के बीच का रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस वैरायटी के क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। जब हमसे यह कह दिया जाए कि फोर्स को, एक्सेलरेशन को, टाइम को हम क्या मान लें? बेसिक यूनिट मान लें। बेसिक यूनिट का मतलब फोर्स को और ब्रेक नहीं करना है, एक्सेलरेशन को और ब्रेक नहीं करना है। यही बेसिक है, यही फंडामेंटल है। जैसे हम m, l, t और a ये सारे डायमेंशन लिखते हैं, लेंथ के, मास के, टाइम के, उसको और ब्रेक नहीं कर सकते। लेंथ के डायमेंशन को l से ज्यादा और ब्रेक नहीं कर सकते और छोटा नहीं बना सकते।
वैसे बोल रहे हैं कि अगर फोर्स के डायमेंशन को mlt-2 ना बोला जाए, फोर्स के डायमेंशन को f ही बोला जाए, एक्सिलरेशन के डायमेंशन को a बोला जाए, टाइम के डायमेंशन को t बोला जाए, व्हाट विल बी दी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ। तो लेंथ के डायमेंशन को कैसे लिखा जाएगा? दो तरीका होता है। जो क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछा गया है, अगर वो क्वांटिटी इनमें से किसी भी एक के डायमेंशनल फार्मूले में आता है, जिस क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा गया है अगर वो इनमें से किसी एक के डायमेंशन में आता है, तो उसी डायमेंशन से ही आपस में इनको रिलेट करके तुरंत आंसर बता सकते हैं, जल्दी से आंसर आएगा। दूसरा तरीका यह है कि चाहे तो आप यहां से हर एक टर्म का डायमेंशन जो आपको एक्चुअल में पता है, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, ये सब रख करके सॉल्व करिए, ऑप्शन वाइज भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। और तीसरा, डायमेंशन का एप्लीकेशन आपने पढ़ा है, अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का किसी भी दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेशन डेवलप करना है, वो मेथड एकदम श्योर है कि आंसर देगा, थोड़ा सा हल्का सा टाइम ज्यादा लेगा। तो अगर टाइम पर्याप्त है तो ये श्योर आंसर वाले मेथड से अगर हम चले तो हम कह सकते हैं लेंथ को डिपेंड कराना है फोर्स पर, एक्सीलरेशन पर और टाइम पर। मान लीजिए पावर ए होगा, पावर बी होगा और पावर सी होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटा करके कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो ये एफ पावर ए बन जाएगा, ए पावर, ऐसा करिए ए बी सी प्रॉब्लम करेगा तो एक्स वाई जेड लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जेड। ठीक है, तो ये हो गया एफ पावर एक्स, ए पावर वाई, टी पावर जेड। आपको पता है डायमेंशन का ये रूल कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है और वो सच है तो दोनों तरफ वो डायमेंशनली बैलेंस होता है, डायमेंशनली करेक्ट होता है। अगर ये फार्मूला करेक्ट है तो दोनों साइड का डायमेंशन सेम आएगा। तो अगर दोनों साइड का डायमेंशन सेम है तो लेंथ का डायमेंशन तो हम एल लिख रहे हैं, और यहां से आप देखिए के एक कांस्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए। फोर्स के लिए हमें पता है एम एल टी माइनस टू, और ये पावर में एक्स, ए एक्सेलरेशन है तो लिखेंगे एल टी माइनस टू, पावर में वाई, और टी टाइम है तो टी ही रहेगा पावर जेड। कंपेयर करिए, एम के पावर्स को एक साथ करिए तो एम पावर एक्स आएगा, एल का पावर एक्स, एल का पावर माइनस वन, तो आप लिखेंगे एल पावर कितना हो जाएगा, ये एक्स, और यहां से सॉरी एल का पावर एक्स, यहां से एल का पावर वाई, तो एल पावर एक्स प्लस वाई, टी पावर माइनस टू एक्स, और टी पावर माइनस टू वाई, और टी पावर प्लस में जेड। सबको कंपेयर कर दीजिए, यहां सिर्फ एल है तो इसका मतलब एम का पावर जीरो है, और ये एल मतलब एल पावर वन है, और टी नहीं है तो टी पावर जीरो है। कंपेयर करेंगे, देखिए ये हम आपको श्योर मेथड की बात कर रहे हैं, अभी हम ऑप्शन से आएंगे तुरंत आंसर आएगा। तो कंपेयर किया हमने तो x की वैल्यू हमें 0 मिल गई, और x प्लस वाई की वैल्यू हमें 1 मिल गई, और माइनस टू एक्स माइनस टू वाई और प्लस जेड की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। यहां से x की वैल्यू आप 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। x की वैल्यू 0 रख दिया, y की वैल्यू 1 रख दिया, तो यहां से z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, z की वैल्यू प्लस में 2 मिल जाएगी। x y z मिल गया, यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जो डायमेंशन आएगा लेंथ का इन सब के टर्म में, तो यहां पर कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को आप छोड़ दीजिए, f पावर x मतलब f पावर 0, f का पावर 0 लिखना होगा, a का पावर y यानी कि 1, और t का पावर z यानी कि t का पावर 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आसान तरीके से देखिए, लेंथ आपको चाहिए, फोर्स का पावर 0 है मतलब फोर्स अब्सेंट है, एक्सीलरेशन का पावर 1 है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का मतलब एल टी माइनस टू है, और ये टी पावर प्लस टू है, टी पावर प्लस टू और इसका टी माइनस टू गायब हो जाएगा, सिर्फ एल बचेगा, और हम एल का ही डायमेंशन निकाल रहे थे। ऐसे हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। ठीक है ना, तो एफ नॉट ए और टी पावर टू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं एस्टेट का कोई पेड बैच नहीं चल रहा है, एस्टेट का कोई पेड बैच नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल 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 मिलेंगे, और मैं तो अभी सोच ही रहा हूं कि आप सब लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है झारखंड में, बिहार में, अभी जैसा कि आप लोग बता रहे हैं हरियाणा में, मैं तो सोच ही रहा हूं कि अब मुझे भारत भ्रमण के टूर पर निकलना चाहिए, और बारी बारी से आप लोगों से मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, और मुझे ये पता चले कि क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, कहाँ से और ग्रोथ हो सकती है, और आपकी हेल्प कहाँ से हो सकती है ना, इन चीजों पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से इंटरेक्ट होना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी ई स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू में सी। आप कहेंगे ये बहुत टाइम टेकिंग चीज है, क्योंकि यहाँ पर ये कूलाम, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका डायमेंशन रखना होगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन रखना होगा। इसमें एच क्या है? एच को हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, इसका नाम क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है ना। एक फार्मूला होता है इसके लिए, एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। अगर कभी एग्जाम में प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ ले तो इस फार्मूले से चले जाइएगा। यहाँ पर जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 अपान में टाइम पीरियड, है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 अपान टाइम पीरियड होता है। बाकी इस न्यू को आप अगर लैम्डा और सी की फॉर्म में लिखेंगे तो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, यहां से आप डायमेंशन इसका निकाल सकते हैं। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन रख दीजिए, तो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन आपको मिल जाएगा। इसमें h भी है, c भी है, e का स्क्वायर भी है, एप्सिलॉन नॉट भी है। अगर आप सबका डायमेंशन रख करके कैलकुलेशन के मूड में है तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, इसलिए आपको कोशिश करनी है, जैसे पिछले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इस वाले में अगर आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का ये डायमेंशन यहां से और ये डायमेंशन इसका यहां से निकाल करके आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेंथी होगा। आसान तरीका ये था कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड एक फार्मूला आपको पता था जिससे ये तुरंत आंसर आ गया। सेम केस ज्यादातर डायमेंशन में आपको देखने को मिलेगा, वो यहां पर भी है। अगर आपने बोहर की थियरी चैप्टर पढ़ा है, बोहर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर ने एक थियरी दी थी, मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे बट अभी से आप थोड़ा थोड़ा उससे कांटेक्ट में आ जाइए। बोहर ने एक थियरी दी थी कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सिंगल इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में वो इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। पहली कक्षा में घूम सकता है और एनर्जी मिल जाए, दूसरी में जा सकता है और एनर्जी मिल जाए, तीसरे में जा सकता है। बोहर ने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए एक थियरी दी थी जिसको हम बोहर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, जिसके 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ध्यान आ रहा है तो हम अभी बता दें आपको, ये बार बार सर्कुलेट होता रहेगा तो दिमाग में ये रिकॉल होते होते याद हो जाएगा। ये इन्होंने बताया था कि nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उस nth ऑर्बिट के रेडियस का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपान पाई m z e स्क्वायर, और nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फार्मूला होता है z e स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट n h। और nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब इसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम सीधा टोटल का एनर्जी का फार्मूला बता रहे हैं, माइनस में आर सी एच जेड स्क्वायर अपान में एन स्क्वायर। आर सी एच की वैल्यू रख देते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर अपान में एन स्क्वायर। लेकिन आर सी एच की जो वैल्यू हमने रखी है, अभी तक ये जूल में था, बट आर सी एच की ये वाली वैल्यू हमने जो रखी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखी है। ठीक है, तो बोहर की थियरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लाइक एटम के nth ऑर्बिट में ऑर्बिट का रेडियस का फार्मूला, उसकी वेलोसिटी का फार्मूला और उसकी एनर्जी का फार्मूला। ध्यान रखिएगा, जब हम मॉडर्न फिजिक्स वाले यूनिट पर आएंगे तो आप देखेंगे इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए अभी से रिकमेंड कर रहे हैं कि इन फार्मूलों को रट लीजिए, समझिए मत, रट लीजिए इसको। यहां से अगर आप देखें तो एप्सिलॉन स्क्वायर ई स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट एच, इस टाइप का कुछ रिजल्ट हमें यहां से मिल सकता है। तो हम इस वाले फार्मूले को इससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। v का फार्मूला होता है जेड ई स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट n और h, जहां n क्या है, कौन सा ऑर्बिट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 रख दीजिए। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन की अगर बात करें तो z की वैल्यू 1 हो सकती है। मतलब कुल मिला के ये प्योर नंबर है, ये प्योर नंबर है, तो डायमेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, तो z और n को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, ई स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट और h। और अगर इसी ई स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट h के साथ में यहाँ अपान में क्या मिल जाए, c मिल जाए, तो काम बन जाए। तो यहाँ c लाने के लिए c से डिवाइड भी करना पड़ेगा, हमने c से डिवाइड कर दिया। सेम फार्मूले के दोनों साइड को c से डिवाइड कर दिया। z और n जो है प्योर नंबर है, तो इनसे डायमेंशन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको हमने हटा दिया 1 1 वैल्यू रख करके। तो कुल मिला के आपको मिला ई स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी, और सिंपल सा वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये भी वेलोसिटी, तो पूरा रिजल्ट हो जाएगा डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। ये क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। तो कैसे लिखते हैं? m0 l0 t0 लिखते हैं, m0 l0 t0, ठीक है ना? m0 l0 t0 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं, डी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नहीं, डी ट्रिपल एस बी के लिए मास्टर बैच सफिशियंट नहीं है, बहुत क्लियरली मैं बता देता हूं, डी ट्रिपल एस बी के लिए सफिशियंट नहीं है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बिहार पीजीटी, एस्टेट सबके लिए सफिशियंट है, बट नॉट फॉर डी ट्रिपल एस बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पारसेक किसका यूनिट है बताइए? डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड और एंगल। पारसेक जो होता है वो किसका मात्रक होता है? डिस्टेंस का, वेलोसिटी का, टाइम का, या फिर कोण यानी एंगल का? कमेंट करके आप लोग कम से कम ऑप्शन बताते रहिए, बीच बीच में हम देखते रहेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत। पारसेक इज द यूनिट ऑफ, तो पारसेक से पहले आप कुछ डिस्टेंस के यूनिट के बारे में आप समझ लीजिए। एक यूनिट होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उनकी बात करें। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको खगोलीय मात्रक बोलते हैं, 1 AU इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? मीन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को 1 खगोलीय मात्रक, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और इसको अगर हम लिखें मीटर में तो ये वैल्यू 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर बोल सकते हैं। एक और चीज होती है जिसको आपने बहुत ज्यादा सुन रखा होगा, 1 लाइट ईयर, और ये सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं क्योंकि यहां ईयर लिखा है और हमें पता है कि डेज, वीक और मंथ, ईयर ये सब टाइम के यूनिट हैं, बट लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है। ये कंफ्यूज करता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। 1 लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है, ये भी लेंथ का यूनिट है। और ये कौन सा लेंथ है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट, ट्रेवल्ड बाई लाइट। अब देखिए हिंदी में लिखेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बट हम एक्सप्लेन करते चल रहे हैं हिंदी में भी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। देखिए 1 लाइट ईयर में, लाइट और ईयर का मतलब क्या है? लाइट के द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी, और वो भी कहां पर? वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर, क्योंकि लाइट की स्पीड हर जगह सेम नहीं होती। आपने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखा, किसी मीडियम के अंदर लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड अलग होती है और वैक्यूम के अंदर, एयर के अंदर अलग होती है। तो वैक्यूम या एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो सी के इक्वल है। तो सी वाली स्पीड से अगर लाइट 1 साल तक चलती रहे तो जितनी दूर जाएगी उस पूरे डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और इसको आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपर इस मेथड से कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हम लिख रहे हैं 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। और इसके बाद आपका लास्ट आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1 पारसेक। और इस पारसेक का फुल फॉर्म है पैरालैक्टिक सेकेंड। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, बट जो चीज है वो यही है कि पैरालैक्टिक सेकेंड बोलते हैं इसको। और यहां पर भी यही कंफ्यूजन होता है क्योंकि पार का मतलब है पैरा, लैक्टिक और सेक का मतलब है यहां सेकेंड, और इससे फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सेकेंड लिखा हुआ है तो टाइम का यूनिट होगा, नहीं। एक्चुअल में पारसेक जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, आप कह सकते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ये सबसे बड़ी यूनिट है। और एग्जाम में इस नाम से भी सवाल आते हैं, लार्जेस्ट यूनिट का नाम क्या है? तो उसमें एयू रहेगा, लाइट ईयर रहेगा, पारसेक रहेगा, कुछ और भी दे दिया जाएगा। तो ये लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक हुआ।
और ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, इसको समझने के लिए आप एक डायग्राम समझ लीजिए। अगर ये सन हो जाए, ये अर्थ हो जाए, तो इसके बीच की एवरेज डिस्टेंस 1 खगोलीय मात्रक है। और इसकी वजह से अगर किसी जगह पर एंगल 1 सेकेंड का बन रहा है तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 पारसेक। मतलब एक खगोलीय मात्रक का आर्क लेंथ, एक खगोलीय मात्रक का आर्क लेंथ जिस डिस्टेंस पर 1 सेकेंड का एंगल बनाता है, ये 1 मिनट नहीं 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड का एंगल बनाता है, उस पूरी डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 पारसेक। और इसकी वैल्यू अगर आप लिखें तो इसकी वैल्यू आती है 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर। अगर आप देखें तो ये वैल्यू आपके इस लाइट ईयर वाली वैल्यू से भी ज्यादा है, और लगभग कितना ज्यादा होता है, 3.25 गुना 3 गुना, तो 3.26 लाइट ईयर। अगर इसको आप लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे, इस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा 3.26 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो 3-4 बातें याद रखिएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। लाइट ईयर क्या है, लाइट की वजह से वैक्यूम में एक साल में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको लाइट ईयर बोलते हैं, ये वैल्यू है। पारसेक क्या होता है, तो एक खगोलीय मात्रा का अगर आप चाप की लंबाई लेते हैं और जिस पॉइंट पर जाकर के ये 1 सेकंड का एंगल बनाने लगे, उस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 1 पारसेक बोला जाएगा। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है, प्रकाश वर्ष के टर्म में ऐसे लिखा जाएगा, मीटर में ऐसे लिखा जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जिसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा, आपको बताना है गुप्त उष्मा का बीमीय सूत्र क्या होता है। अब गुप्त उष्मा क्या होता है, इसके ऊपर 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं, वो आप समझ लीजिए। गुप्त उष्मा का मतलब होता है, पहली बात तो आप उष्मा का फार्मूला पढ़िए, या तो आप ऐसे देख लीजिए, इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम इंटू में L। यहां पर जो L है उसको गुप्त उष्मा बोलते हैं, तो L इज इक्वल टू Q अपान में M। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस अपने मेल्टिंग पॉइंट पर या बॉइलिंग पॉइंट पर है, अगर कोई सब्सटेंस अपने मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर है, जैसे एग्जांपल हम ले लें, हम वाटर की आइस की बात करते हैं, और जो आइस है वो मान लीजिए है किस टेम्परेचर पर, ये आइस है और ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर है, अपने गलनांक पर है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। जब आप इस बर्फ को, जिसका अपना गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट मतलब इस टेम्परेचर पर ये पिघलना स्टार्ट होता है, अगर आप इसको हीट देते हैं तो हीट लेकर के, उष्मा को लेकर के ये अपना स्टेट नहीं बदलता। अगर आप इतना हीट, इसको अगर आप इस टाइम हीट देंगे तो हीट को लेकर के इसका टेम्परेचर 0 से 1 या 2 नहीं होगा, पहले उस हीट को ये लेगा और हीट को लेकर के अपना क्या चेंज करेगा, ये अपना स्टेट चेंज करेगा, आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा, बट टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है और ये अब अपना स्टेट चेंज कर चुका है। यानी मेल्टिंग पॉइंट पर इस सॉलिड को हमने हीट दिया। नॉर्मली क्या होता है, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है और उसी से हमें पता चलता है कि इसके पास ज्यादा हीट है, ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा हीट है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन इसके पास जो हीट है वो इससे ज्यादा है, आपने इसको कुछ हीट दिया है तब जाकर के ये सिचुएशन बनी। और जितना हीट आपने इसको दिया है उस हीट को अगर हम इसके मास से डिवाइड कर दें, मतलब 1 ग्राम मास पर यूनिट मास को इस स्टेट से इस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट आपने खर्च किया है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट या गुप्त उष्मा। 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट आपने इन्वेस्ट किया है उसको इसका बोलेंगे क्या, लेटेंट हीट या गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, गलन की गुप्त उष्मा बोलते हैं। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद रखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम बर्फ को वाटर में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, 80 कैलोरी हीट आपको देनी पड़ेगी। इसको और हीट देकर के चेक करिए तो क्या होगा, इसको और ज्यादा हीट देने पर एक चीज देखने को मिलेगी, ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और ये पहुंच जाएगा अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर। और बॉइलिंग पॉइंट पर भी अगर ये लिक्विड है, अपने ये सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर था, ये लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है। यहां पर आपने जो हीट दिया है
वो हीट के लिए आप ये फार्मूला यूज करते हैं, m इंटू सी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और यहां जो फार्मूला है वो Q इज इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अब अगर आप इसको हीट देते हैं तो आपका क्या होगा, अगर आप इसको अब हीट देंगे तो क्या होगा, ये आपका वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है, अपने क्वथनांक पर है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर देने पर पहले टेम्परेचर नहीं हीट देने पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता बल्कि स्टेट बदलता है। ये वाटर अब आपका गैसियस स्टेट में चला जाएगा जिसको हम वेपर बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। और यहां से यहां जाने के लिए आपने जो हीट दिया है उसका फार्मूला होगा Q इज इक्वल टू m इंटू एल। इस एल को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने हीट दिया वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जिसकी वैल्यू लगभग 540 कैलोरी पर ग्राम। ये 536 538 ऐसा कुछ चलता रहता है, तो 540 हमने लिखा हुआ है, याद हो जाए आसानी से, ये वैल्यू है। और इसका टेम्परेचर अभी भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर नहीं बदला, बट हमने हीट जो दिया उस हीट को ये एब्जॉर्ब करके यहां पर पहुंच गया, मतलब इसके पास ज्यादा हीट है, इसके पास कम हीट है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल, 100 डिग्री सेल्सियस वाले खौलते पानी से जलने की रिस्पेक्ट में 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो स्टीम या वेपर है उससे जलने पर ज्यादा जलन होती है, क्यों? जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम है और हमारा नॉर्मल परसेप्शन है कि जितना टेम्परेचर उतना हीट, सेम टेम्परेचर सेम हीट। लेकिन ये सच नहीं है, भले टेम्परेचर देखने के लिए 100 है लेकिन इसके पास जो हीट है वो इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा, और कितना है, इतना ज्यादा है। 1 ग्राम भी अगर ये और ये है तो 1 ग्राम में कितने का डिफरेंस आएगा, 540 कैलोरी का डिफरेंस आएगा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखिए, प्रोसीजर याद रखिए, न्यूमेरिकल इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर भी आते हैं। इस बात पर भी आते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट पर हीट देने पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर हीट देने पर क्या होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहां से आपको स्पेसिफिक हीट वगैरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहां से देखिए, इस केस में और इस केस में स्पेसिफिक हीट आप निकालेंगे तो स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा Q अपान में M इंटू में डेल्टा T, और दोनों ही केस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ये भी एक सवाल है। फिलहाल हम क्वेश्चन के ऊपर आए, नहीं तो आप गुस्सा हो जाएंगे, एक क्वेश्चन में इतना बकवास होगा तो कैसे कुछ सिलेबस पूरा हो पाएगा। Q इज इक्वल टू M इंटू एल का फार्मूला है, तो L के लिए Q का मतलब क्या है, हीट है। और आपको पता है हीट और वर्क दोनों एक टाइप की एनर्जी होती है, हीट और वर्क दोनों एक टाइप की एनर्जी होती है, दोनों में बस इतना फर्क है, वर्क नाम की एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी नहीं है। मतलब हम किसी हथौड़े से किसी ऑब्जेक्ट को पीटना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हमारा टेम्परेचर और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्ट की हीट को दूसरे ऑब्जेक्ट की हीट ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मैटर करता है कि किस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, किसका कम है। हीट वो एनर्जी है जिसके ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी होता है, लेकिन वर्क वो एनर्जी है जिसके ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस मैटर नहीं करता है। बट हीट और वर्क दोनों एनर्जी होते हैं, और एनर्जी कोई भी हो उसका आपको पता है जो यूनिट हम लिखते हैं या डायमेंशन लिखते हैं वो होता है mL2T-2, याद होना चाहिए ये। और अपान में मास अगर आप कर देंगे, मास से इसको डिवाइड कर देंगे तो लेटेंट हीट का डायमेंशन आ जाएगा Q अपान में M, और मास से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा L⁻2T-2। अगर m लिखना चाहते हैं तो m पावर 0 लिख देंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, ये सारी बातें आपको नोट करते हुए चलना है। अगर आप अपना नोट्स लेकर बैठे हैं, अगर कर सकते हैं तो आप जरूर नोट करते चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम ऐड कर रहे हैं इसमें। बाकी हम क्लास के बाद आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, जिसका लिंक आपको दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी आप देख लीजिए, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारा पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और यहां से भी 2 सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए सी इसमें बोला है, सी क्या है, सी जो है कैपेसिटेंस है यानी कि धारिता है, और जो आर है वो क्या है, आर जो है रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है। तो आप बताइए जरा आर इंटू सी का डायमेंशन क्या होगा। कभी भी आप ध्यान रखिए, आर इंटू सी और एल बाई आर, इन दोनों को हम इसको टाउ सी
इसको हम टाउ एल बोलते हैं। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, यानी कि धारितीय, इसको बोलते हैं धारितीय समय नियतांक, धारितीय समय। और ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है कि ये हैंग कर गया और जितना हमने लिखा था वो दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा देर आप धैर्य रखिए, बस 1 मिनट। ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। अब नोट्स में थोड़ा सा डिले होगा, हमें वापस से इन सारी चीजों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये बैच फ्री है। अजीत कुमार यादव फ्रॉम सादीपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर था 6, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आर और सी मतलब कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस नाम का टर्म दिया था और हमें आर इंटू सी का डायमेंशन बताना है। तो आर इंटू सी का डायमेंशन के लिए आपको ये याद कर लेना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं और हम उसका डिटेल फार्मूला भी आपको बता रहे हैं। देखिए आर इंटू सी जो है उसको हम टाउ सी से रिप्रेजेंट करते हैं और एल अपान आर को हम टाउ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट मतलब धारितीय समय नियतांक, इसको बोलते हैं धारितीय समय नियतांक। और दूसरा जो है इसको हम बोलते हैं प्रेरकीय समय नियतांक। अब ये समय नियतांक है तो इससे ये कंफर्म होता है कि इसका जो मात्रक होगा वो समय का मात्रक होगा, इसकी जो बीमा होगी वो समय की बीमा होगी। मतलब इन दोनों का जो डायमेंशन होगा वो टी आएगा। इसमें m 0 रहेगा और l भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, m0 l0 t, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ आरसी नहीं, एल अपान आर का भी। दूसरा, अगर हम किसी कैपेसिटर के केस में बात करें तो कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के फार्मूले में ये टर्म यूज होते हैं, उसको याद रखिए आप। कैपेसिटर के चार्जिंग के केस में फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, ब्रैकेट में ये आपका होता है e पावर माइनस में t अपान में टाउ। और दूसरा जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर माइनस में t अपान में टाउ। ठीक है ना, ये आपका कौन सा केस हुआ, ये चार्जिंग का फार्मूला हुआ और ये आपका डिस्चार्जिंग का फार्मूला हुआ। ठीक है, इसी तरह से हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर में भी ऐसा ही फार्मूला होता है, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट का। और उसके फार्मूले में अगर हम बात करें तो I इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी अपान में टाउ होता है, लेकिन इस टाउ का मतलब यहाँ C होता है और इस टाउ का मतलब यहाँ पर L होता है। और दूसरा फार्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपान में टाउ हो जाएगा। तो एक ग्रोथ ऑफ करंट का हो गया और एक क्या हो गया, डीके ऑफ करंट का फार्मूला, डीके ऑफ करंट का फार्मूला। ठीक है, तो ये जो फार्मूले हैं आपके पास, इन फार्मूलों में जो आपका टाइम कांस्टेंट यूज होता है उसी टाइम कांस्टेंट का ये फार्मूला है। तो इनके ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, नहीं तो यूनिट और डायमेंशन ही पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। The percentage error in the measurement of length and time period of a simple pendulum are 1% and 2% respectively. अगर किसी सिंपल पेंडुलम की बात करें, सरल लोलक की बात करें, तो सरल लोलक की लंबाई और उसके आवर्तकाल के मापन में, उसकी लंबाई और उसके आवर्तकाल के मापन में 1% और 2% की मिस्टेक हो रही है, परसेंटेज एरर हो रहा है। तो बताइए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण g के मान में कितने प्रतिशत की गलती होगी।
आपने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, सिंपल पेंडुलम की हेल्प से जी की वैल्यू को आप उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लास 11th में, उसका फार्मूला याद होगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये किसका फार्मूला है? ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। और एक फार्मूला ऐसा ही होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपान में जी। ये किसका फार्मूला है? ये कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। और एक फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपान जी। सॉल्व करने पर वैल्यू भी हमें पता है 84.6 मिनट। ये किसका फार्मूला है? ये इनफाइनाइट लेंथ वाले पेंडुलम का फार्मूला है। इनफाइनाइट लेंथ वाले पेंडुलम का फार्मूला है। एक आप कह सकते हैं इमेजिनरी पेंडुलम है जो अर्थ के सेंटर से पास होता हुआ ऐसा होल बनाए और उसमें कोई पार्टिकल छोड़ दे तो वो सेंटर के दोनों तरफ ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, इनफाइनाइट पेंडुलम बोलते हैं। और यही एक और चीज का भी फार्मूला है, जब कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत पास हो और वो चारों तरफ इसके घूम रहा हो, उसके टाइम पीरियड का भी एग्जैक्ट फार्मूला है 84.6 मिनट होता है। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले आप टाइम पीरियड के याद रखें। यहां पर एल और टी का परसेंटेज एरर दिया हुआ, जी का परसेंटेज एरर निकालना। सबसे पहले जी का एक्सप्रेशन चाहिए ताकि आप इसको परसेंटेज एरर वाले फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। और जी का एक्सप्रेशन पाने के लिए आप पहले तो स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपान जी आएगा। यहां से जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपान में क्या, टी का स्क्वायर। और अब आपको इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है। आपको पता होगा कि किसी भी फार्मूले को परसेंटेज एरर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर नहीं पता है तो यहां से देख लीजिए। जैसे आपका ये जो जी है इसको ऐसे लिखिए डेल्टा जी। डेल्टा जी का मतलब इसको बोलेंगे जी के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। और अपान में जी कर दिया, जी के मेजरमेंट में फ्रैक्शनल एरर यानी भिन्नात्मक त्रुटि, इनटू में 100 कर दिया। ये जी के मेजरमेंट का परसेंटेज एरर है। एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर जी के मेजरमेंट में इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जो है एक प्योर नंबर है, प्योर कांस्टेंट है। और हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कुछ वैल्यूज को मेजर करते हैं और गलती उसी मेजरमेंट में होती है, कांस्टेंट में नहीं। जी की वैल्यू में जो भी गलती है होगी उसके लिए जिम्मेदार एल और टी होंगे। ये 4 पाई स्क्वायर में तो कोई मिस्टेक नहीं होना, उसकी तो प्योर वैल्यू रखनी है हमें। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते टाइम ऐसे कांस्टेंट को इग्नोर करना जो मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं। सीधे एल पर आ जाएंगे तो एल के परसेंटेज एरर को लिखना है डेल्टा एल अपान एल इंटू में 100। ये हुआ लेंथ का परसेंटेज एरर। और चाहे मल्टीप्लाई आगे हो चाहे डिवाइड हो, हमेशा हमें परसेंटेज एरर मैक्सिमम निकालना होता है, इसलिए हमें प्लस ही लिखना है। जबकि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो माइनस आएगा, बट वो नहीं करना है। और टी का पावर 2 है तो पावर को पहले लिख लेना है। और टी का परसेंटेज एरर डेल्टा टी अपान टी इंटू 100 कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या रखेंगे यहां पर हम, डेल्टा एल अपान एल इंटू 100, लेंथ का परसेंटेज एरर 1%, डेल्टा टी अपान टी इंटू 100, टाइम पीरियड का परसेंटेज एरर 2%। यहां पर आप लिखिए 1% और प्लस में 2 टाइम्स 2% इज इक्वल टू 5% इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पिछला फार्मूला, एक मिनट अभी करेक्ट कर लेते हैं। पिछला फार्मूला हमें लग रहा है उल्टा हो गया है। पिछला फार्मूला उल्टा हो गया है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में माइनस है तो टाइम के साथ में ये माइनस में टाइम के साथ ये वैल्यू बढ़ेगी, तो यानी ये क्यू की वैल्यू टाइम के साथ घटेगी ना। उल्टा हो गया। डिस्चार्जिंग का केस ये हुआ, दोनों उल्टे हो गए। और चार्जिंग का केस ये हुआ। इसी तरह से ये डीके का केस है, ये फार्मूला हो जाएगा। ये ग्रोथ का केस है तो ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये उल्टा हो गया है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, माइनस है ना यहाँ पर, तो दिस इज डिस्चार्जिंग, दिस इज चार्जिंग, और ये डीके और ये ग्रोथ। ठीक है, थैंक यू। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। The distance
traversed by an object is denoted by an equation this where t is time, a b c are constant, dimensional formula b and c respectively will be। एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए टी प्लस दिया हुआ है बी टी स्क्वायर और अपान में दिया हुआ c प्लस a, और आपको बताना है b और c का डायमेंशन, जहां पर a b c तीनों कांस्टेंट हैं, जो t है वो टाइम है, जो x है वो डिस्टेंस है, टाइम है, बाकी सब कांस्टेंट है। हमें b और c का डायमेंशन बताना है ना, b और c का डायमेंशन बताना है। कभी भी आप ध्यान रखिए, एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या समांगता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या समांगता का सिद्धांत जो ये कहता है कि कोई भी एक्सप्रेशन, अगर ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिखे, कोई भी दो टर्म जिनके बीच में प्लस या माइनस का सिंबल लगा हो, इसका मतलब कि ये दोनों सेम नेचर की क्वांटिटी है, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी है, इनके बीमा सेम टाइप के होंगे। मतलब अगर ये लेंथ नाम की क्वांटिटी है तो ये भी लेंथ होगा, ये वेलोसिटी नहीं हो सकती। अगर ये वेलोसिटी है तो फिर ये भी वेलोसिटी होगा। कोई भी दो टर्म जो आपस में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो सेम नेचर के होते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी नेचर नहीं बदलता, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर लेंथ है तो ऐड करने के बाद लेंथ आएगा। अगर ये वेलोसिटी है तो ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी वेलोसिटी आएगा। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर यहां लिखा जाए 2 किलो आलू प्लस 2 किलो आलू, तो यहां पर 4 किलो टमाटर तो नहीं आ सकता, आलू ही आएगा। 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर 5 दर्जन नहीं आएगा, 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। मींस नेचर नहीं बदलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से डायमेंशन से कोई मतलब होता नहीं है, हमें नेचर की बात करनी है। जहां जहां प्लस माइनस होंगे उन सब के डायमेंशन सेम होंगे, पहली बात। दूसरी बात, प्लस माइनस करने के बाद डायमेंशन बदलेंगे भी नहीं। क्या हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर ये बोल सकते हैं कि इस पूरे टर्म का डायमेंशन और इस पूरे टर्म का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि इस पूरे टर्म और इस पूरे टर्म के बीच में प्लस लिखा है। सिमिलरली इनके बीच में प्लस लिखा है, तो इनके भी डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। और जो इनके और इनके डायमेंशन होंगे, इनको ऐड करने के बाद इसका भी सेम ही डायमेंशन आएगा, बदलेगा तो नहीं। अगर ये मीटर में तो ये c प्लस ए भी मीटर में। तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, पहली इंपॉर्टेंट जानकारी। दूसरी बात यह है कि c प्लस a का भी सेम डायमेंशन आएगा जो c का है या a का है। तीसरी चीज है डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। हम बोल सकते हैं यहां पर जो x है वो लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन l हो जाएगा। a का डायमेंशन निकालना है और यहाँ पर t लिखा हुआ है, तो टाइम का डायमेंशन t हो जाएगा और ये a हो जाएगा। यहां से आप t डिवाइड करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो a का डायमेंशन आ जाएगा lt माइनस में 1, और जो a का डायमेंशन होगा वही c का भी डायमेंशन होगा, lt माइनस में 1। ठीक है, तो c और a का डायमेंशन मिल गया, b का डायमेंशन चाहिए, और b का डायमेंशन निकालने के लिए क्या बोलेंगे, फिर से वही बात बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ x, इस टर्म का डायमेंशन और इस पूरे टर्म का डायमेंशन भी सेम होगा, क्योंकि इसमें सेम ऐड हुआ तो सेम रिजल्ट आएगा। तो डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू at इक्वल टू bt स्क्वायर अपान में जो c प्लस a लिखा है, क्या उसके डायमेंशन को हम c का डायमेंशन या a का डायमेंशन बोल सकते हैं? जो c का होगा वही a का होगा, वही c प्लस a का भी होगा, और हम c का निकाल चुके हैं डायमेंशन lt माइनस 1, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर lt माइनस 1। तो x का डायमेंशन इक्वल टू bt स्क्वायर अपान lt माइनस 1, ये lt माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, ये t स्क्वायर डिवाइड होगा, तो b का डायमेंशन आ जाएगा, यहाँ पर आएगा l इंटू में lt माइनस 1 और डिवाइडेड बाई ये अपान में पूरा चला जाएगा, तो t पावर 2। सॉल्व कर लीजिए, l पावर 2 और ये t पावर 2 ऊपर जाके माइनस बनेगा, तो आपको मिलेगा l पावर 2 t माइनस 3, आपको मिलेगा l पावर 2 और t माइनस 3, ये हो जाएगा b का डायमेंशन। तो b का डायमेंशन हो जाएगा L2 t माइनस 3, पहले ऑप्शन में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है तो वही सही होगा। और a का डायमेंशन या c का डायमेंशन सेम है LT माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब प्रोजेक्टाइल, अब डायमेंशन और यूनिट वाला पोर्शन और परसेंटेज एरर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ गए हैं।
अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी के, एक प्रोजेक्टाइल यानी कि एक प्रक्षेप को किस वेलोसिटी से फेंका गया, काइनेटिक एनर्जी से फेंका गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है के गतिज ऊर्जा से फेंका गया प्रोजेक्टाइल को। इफ इट हैज द मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है या क्षैतिज परास से ये मैक्सिमम है, ये अगर मैक्सिमम है तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो यहां पर एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। जब फेंका था आपने तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के थी, और ऐसा फेंका है आपने कि ये सबसे दूर जाके गिरेगी, तो आपको बताना इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। शॉर्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन की समरी आप पहले सुन लीजिए, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। समरी क्या है इसकी? समरी इसकी ये है कि अगर हम किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करें तो ये कुछ इस तरह के पाथ पर नीचे जाकर के गिरता है, और जब ये नीचे जाके गिरता है तो यहां पर जो हमने इसको वेलोसिटी दिया था, अगर हम उस वेलोसिटी को बोल दें u, तो वो वेलोसिटी अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल था तो हम इस वेलोसिटी के दो टुकड़े कर सकते हैं, दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। आपको पता है ये जो मोशन हो रहा है वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है, और ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड काम करती है, और हम यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में कई सारी एजम्पशन लेके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि प्रोजेक्टाइल हमारा जो जा रहा है उसके ऊपर जो जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, यानी अर्थ की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हर जगह सेम फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन हर जगह सेम है, इसका मास भी सेम है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। अब देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड अगर जी की वैल्यू है, इसका अगर ये बिल्कुल वर्टिकल है तो इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा, मतलब इस पार्टिकल के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी पर, जिसको ux बोल रहे हैं, इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। भाई किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कब बदलती है? वेलोसिटी तब बदलती है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है, और आपको पता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ इनर्शिया आपको यही कहती है कोई ऑब्जेक्ट तब तक नहीं रुकता है जब तक, या अपना स्टेट तब तक चेंज नहीं करता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों बदलेगी? उसी वेलोसिटी से पार्टिकल आगे बढ़ेगा। लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये जो वर्टिकली अपवर्ड वाली वेलोसिटी है उस पर इस जी की वैल्यू का प्रभाव पड़ेगा, ये वाली वैल्यू घटती जाएगी, तो हम सिंबल से ही दिखा रहे हैं, ये वाला एरो सेम लेंथ का, लेंथ मतलब वैल्यू, और ये वाला एरो आपका घटता जाएगा, ये सेम लेंथ का और ये घटता जाएगा, और यहां पर जब पहुंचेंगे ये अभी भी सेम लेंथ का, लेकिन ये वर्टिकल वाली वैल्यू अब पूरी तरह से क्या हो चुकी है? जीरो। और हाईएस्ट पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उतनी ही होगी जो यहां पर थी, और ये कितनी होगी? अगर ये वेलोसिटी u है तो इसको बोलेंगे u cos थीटा और इसको बोलेंगे u sin थीटा। ये u sin थीटा वाली वैल्यू यहां पर क्या हो चुकी है? जीरो हो चुकी है, इसको हम vy नाम देते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में vy इक्वल टू जीरो। और यहां पर अगर हम देखें तो vx की बात करें तो ये उतना ही है जितना शुरुआत में था u cos थीटा के बिल्कुल इक्वल, और आगे भी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिल्कुल सेम रहेगा, और ये वर्टिकल जो यहाँ पर जीरो हुआ है अब पार्टिकल जी के इफेक्ट में नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो नीचे की तरफ ये जी सपोर्ट करेगा, उतनी ही वेलोसिटी से नीचे गिरेगा जितनी वेलोसिटी से ऊपर चढ़ा था u sin थीटा से, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे रास्ते भर बिल्कुल सेम थी। यानी इस पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी कभी घट रही थी, जीरो हो गई, और बढ़ते बढ़ते वापस से मैक्सिमम हो गई। ये हुआ आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये इसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। इसका पाथ कैसा होता है? पैराबोला का ये शेप बनता है, और इसके लिए एक इक्वेशन है वो भी आप याद रखिए, तुरंत हम ऐड कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। y इज इक्वल टू tan थीटा x और माइनस में g अपान में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसके बाहर आएगा यहाँ पर x का स्क्वायर। ये है, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन, इस प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री का या पाथ का इक्वेशन है। इस इक्वेशन में एक वेरिएबल का पावर 2 है, एक वेरिएबल का पावर 1 है, पैराबोला का इक्वेशन, इसलिए पैराबोलिक पाथ बोला गया। जितनी दूर जाके ये पार्टिकल गिरेगा उस पूरे डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्षैतिज परास या रेंज। उसका फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, वो याद होना चाहिए। रेंज आर का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में g,
और इस मैक्सिमम हाइट इस h का फार्मूला होता है h इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g, और कितनी देर में यहां से जाके यहां पर गिरेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल बोलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू साइन थीटा अपान में क्या जी। इसको याद करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ 2u ना, तो टाइम पीरियड के फार्मूले में थोड़ा सा एक लाइन और पहले से आप ग्रिप बना लेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू साइन थीटा अपान जी, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। ठीक है, और जोक है, मतलब समझ रहे हैं आप। अब यहां पर देखिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की एक कंडीशन होती है, आर की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए, ऐसे में आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एच की वैल्यू अगर सबसे ज्यादा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए, तो आपकी जो एच की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यहां इस क्वेश्चन में बोला गया कि मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम है, इसका मतलब ये एंगल कंफर्म हो गया 45 है, और अगर ये एंगल 45 है तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहां पर और यहां पर हम रिलेट कर सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी u है तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और इस वेलोसिटी का अगर हम कंपोनेंट निकालें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको u x बोलेंगे, वो कितना हो जाएगा u cos थीटा, यानी u cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो यहां पर हो जाएगा u अपान में √2। और आपको पता है कि वर्टिक हाईएस्ट पॉइंट पर जब जाएंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये वाली वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी है वो तो जीरो हो चुकी है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। यहां पर पार्टिकल के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज vx, और वो vx एग्जैक्टली इतना ही है जितना शुरुआत में था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहीं पर भी नहीं बदलती है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। मोशन चल रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट वर्टिकल मोशन चेंज होता जा रहा है, तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। इस नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। और यहां पर आपको करना कुछ नहीं था। अब यहां पर अगर आपको पता ये वाली वेलोसिटी है नहीं, सिर्फ यही वाली वेलोसिटी बची है, और ये वेलोसिटी उतनी ही है जो यहाँ शुरुआत में थी, दैट इज u अपान √2, तो यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखा जाए, k डैश को 1/2 मास, और यहाँ पर वेलोसिटी ये वाली है नहीं, सिर्फ ये बची, और ये है आपका vx का स्क्वायर। vx की वैल्यू आपको पता है, रख लीजिए, तो k डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू मास vx का स्क्वायर, मतलब u का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे अपान में 2, और ये वाली पूरी वैल्यू, इस 2 को छोड़कर देखिए ये पूरी वैल्यू क्या है, इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आधे के बराबर, आधे मतलब 0.5 के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन तो एक लाइन का था, बट हमने इतना इसलिए कर दिया क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है पैराबोला, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। तो एक बार समरी हो गई, आगे के सारे सवालों में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 का ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी आएगा। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, बी आएगा। ठीक है, अब देखिए कितनी सीट आएगी कितनी नहीं आएगी, मुझे लगता है अभी तो सिर्फ भगवान को ही पता होगा, और किसी भी दूसरे पर्सन को, किसी भी दूसरे उसको पता नहीं होगा। तो इस बारे में सोच करके हम लोग अपना बहुमूल्य टाइम और एनर्जी खर्च नहीं कर सकते। अगला सवाल है कि अ प्रोजेक्टाइल हैज अ टाइम ऑफ फ्लाइट टी एंड रेंज आर। एक प्रोजेक्टाइल का उड्डयन काल जो है, ये क्या है, उड्डयन काल, जितनी देर तक उड़ता रहता है हवा में, अगर उड्डयन काल टी हो और रेंज यानी कि 36 परास, जो आर वाली वैल्यू थी, जितनी दूर जाके गिरेगा वो 36 परास, अगर ये आर हो, तो कह रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो रेंज पर क्या फर्क पड़ेगा। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 गुना करने से रेंज पर क्या फर्क पड़ेगा, ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। हमें फार्मूला अलग अलग पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, t इज इक्वल टू हैप्पी बर्थडे टू यू साइन थीटा अपान जी, और आपका जो हॉरिजॉन्टल रेंज या 36 परास आर है उसका फार्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में क्या जी।
इन दोनों फार्मूले को हमें पहले आपस में रिलेट करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट बदलने से रेंज पर क्या असर हो सकता है। काफी चीजें सिमिलर टाइप की हैं, थीटा है, यू है, जी है, थीटा है, यू है, जी है, लेकिन इस यू का स्क्वायर है, यहाँ पर यू है, और हमें वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं चाहिए, वेलोसिटी का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हमें वेलोसिटी को हटाना पड़ेगा। जी तो कांस्टेंट है, तो हमें कुछ एक काम करना पड़ेगा। यहाँ यू का स्क्वायर है, अगर हम इस वाले यू का स्क्वायर करके डिवाइड वगैरह कर लें तो सारा कुछ कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा। थीटा की वैल्यू फिक्स है जिस एंगल पर फेंका गया, जी की वैल्यू फिक्स है, और वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं गया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो तो यहां पर देखिए क्या होगा, टी और आर को रिलेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम टी का स्क्वायर कर लें, और अगर हम टी का स्क्वायर कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा और अपान में जी स्क्वायर, और यहां पर ये आर वही है पुराना वाला आर, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को भी ओपन कर लीजिए, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में जी हो जाएगा, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से पूरा यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू, यहां से मिलेगा 4 और इसको आप डिवाइड करिए 2 आ जाएगा, तो कुल मिला के आपको मिलेगा 2 साइन थीटा अपान में जी, और यहां से सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ अपान में क्या आएगा, कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा, यानी आपको क्या मिला 2 अपान जी इंटू में टेन थीटा। थीटा जिस एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसके बारे में कोई चेंज नहीं दिया गया है, जी की वैल्यू फिक्स होती है, तो टी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां से हम कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर, और अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 गुना करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को उड्डयन काल को 2 गुना करेंगे, तो जो रेंज है जो 36 परास आर की वैल्यू है वो 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना होने का मतलब 4 आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हम्म 7:30 बजे तक हमारी क्लास होती है, 7:30 बजे तक आप पेशेंस बनाकर रखिए, उसके बाद की सिचुएशन में जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसको हम कुछ कर लेंगे अरेंजमेंट। अभी हमने सिर्फ 50% क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया है। फ्रिक्शन का अगला सवाल, अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक ब्लॉक है जिसके ऊपर F फोर्स लग रहा है, ये अप्लाइड फोर्स है, लगाया गया बल है, और इस ब्लॉक को रखा गया हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी सरफेस क्षैतिज सतह पर जो खुरदुरा है, इसके ऊपर F फोर्स लगाया जा रहा है ब्लॉक के ऊपर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक इज F। आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर काम करता है, हमारा ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन की टेंडेंसी रखता है, ये ध्यान रखना है कि हम ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट काम नहीं करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट काम नहीं करता है, बल्कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट हमारा जिस डायरेक्शन में मोशन की टेंडेंसी रख रहा है उसके अपोजिट काम करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ये उसका मेन मकसद है। हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर लिया है, इस पर फोर्स लगाया है, तो ये इधर की टेंडेंसी रख रहा है, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ काम करेगा, ये आपका हुआ, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि विच ग्राफ इज करेक्ट बिटवीन एफ एंड एफ, मतलब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का रिलेशन बताना है, और ये रिलेशन के लिए एक टेबल पढ़ लीजिए, सारे टाइप के फ्रिक्शन भी क्लियर हो जाएंगे। ये हुआ अप्लाइड फोर्स, ये हुआ फ्रिक्शनल फोर्स, और एग्जांपल आप देखिए क्या है, अगर हमने यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये इधर से लगाएगा, फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन का, दोनों फोर्स कैंसिल आउट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। हमने इसको बढ़ा करके 6 किया, इसने भी बढ़ा करके अपना 6 कर लिया, और दोनों अपने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, अभी भी रेस्ट में है। हमने इसको बढ़ा के 7 कर लिया, इसने भी बढ़ा के 7 कर लिया, ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में है। हमने इसको 7 से जैसे ही बढ़ा करके 8 किया, पता चला ये 7 से ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता, ये जो अपोजिट लग रहा था फ्रिक्शन, इसके बढ़ने की एक लिमिट थी, उस लिमिट से ज्यादा ये नहीं बढ़ सकता, हम अपना वाला फोर्स तो बढ़ा ही सकते हैं। हमने 7 से 8 कर दिया, अब ये कुछ नहीं कर सकता, ये 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, मतलब ये मैक्सिमम जो फोर्स लगा सकता था फ्रिक्शन का 7 न्यूटन लगा सकता था, और हमने जो फोर्स लगाया वो 8 का लगाया है। अब बताइए हम जीत जाएंगे, हमारे इफेक्ट में ये ऑब्जेक्ट को मोशन करना पड़ेगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन करने लगता है
जैसे ऑब्जेक्ट मोशन करने लगता है वैसे ही फ्रिक्शन की वैल्यू भी घट जाती है। अब तो 7 भी नहीं लगेगा, अब ये कुछ लगेगा कितना, मान लीजिए 6.5 लगेगा अब ये, और अब आप इसको 9 भी कर लीजिए 6.5 ही लगेगा ये वाले केस में ऑब्जेक्ट आपका कैसे था, यहां तक के केस में ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में था। क्यों? क्योंकि जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स, तो दोनों बैलेंस होकर के ऑब्जेक्ट रेस्ट में। लेकिन इसके बाद ये ऑब्जेक्ट किस में आ गया, मोशन में आ गया। मोशन में आने से पहले जो फ्रिक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू लगी थी, वो ये वाली वैल्यू है। इस वाले केस को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण बल। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, जो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लग सकता है वो, पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो अलग बात है। ये सरफेस के बीच में अगर इन दोनों के सरफेस कांटेक्ट में आ गए तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन लगेगा, ये 7 न्यूटन है, ये कांस्टेंट है, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। बट पता नहीं हमने 7 वाले सिचुएशन में इसको पहुंचाया कि नहीं, हमने 5 ही लगाया तो 7 थोड़ी लगाएगा, तब तो ये 5 ही लगाएगा। हमने 6 लगाया तो ये 7 थोड़ी लगाएगा, ये भी 6 ही लगाएगा, क्योंकि ये कभी भी फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकती। हम जब 7 लगाएंगे तभी ये ज्यादा से ज्यादा 7 लगाएगा, और हम 7 के ऊपर जाएंगे ये 7 के ऊपर जा ही नहीं पाएगा, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, ये और घट जाएगा। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ये पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। हमारे पास जो फार्मूला है इस वाले केस में, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल, आप देख लीजिए, जितना अप्लाइड उतना फ्रिक्शन, जितना अप्लाइड उतना फ्रिक्शन। यहां पर भी कह सकते हैं जितना अप्लाइड उतना फ्रिक्शन, लेकिन ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि कितनी ज्यादा फोर्स लगा सकती है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, एफ की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, जिसको हम सीमांत घर्षण बल बोलते हैं, ये म्यू इंटू में आर के इक्वल होता है, म्यू एस इंटू में आर। और काइनेटिक फ्रिक्शन का भी फार्मूला इसी टाइप का होता है, ये आपका एफ काइनेटिक इज इक्वल टू होता है म्यू के इंटू में आर, जहां पर म्यू के का मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट और ये स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट, आर का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन। इस पूरी कहानी को व्यक्त करने वाला कौन सा ग्राफ है, देखिए फोर्स बढ़ा रहे थे, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, एक मैक्सिमम वैल्यू तक गया, फिर हमने फोर्स बढ़ाया तो क्या हुआ, अब ये वैल्यू घट गई, लेकिन घट करके कांस्टेंट हो गई। ये वाला ग्राफ आपको नहीं दिख रहा है कि जब हमने ये एफ की वैल्यू बढ़ाई, जब हमने अप्लाइड फोर्स एफ की वैल्यू बढ़ाई तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ की वैल्यू भी उसी रेशियो में बढ़ रहा था, तभी तो स्ट्रेट लाइन मिला। स्ट्रेट लाइन का मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम जिस रेशियो में फोर्स बढ़ा रहे थे उस रेशियो में फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था, स्ट्रेट लाइन। लेकिन फोर्स बढ़ाते गए तो बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहां गई, एक मैक्सिमम वैल्यू तक ये चली गई। यहां पर ये जो फोर्स की वैल्यू आपको मिलेगी फ्रिक्शन की, इसको बोलेंगे लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो। और अगर हमने लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद भी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को, इस वाले फोर्स से 7 न्यूटन ये है, 7 न्यूटन ये है, 7 से ज्यादा और लगा दिया, अब ये 7 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, अब ये घटेगा और घट करके कांस्टेंट हो जाएगा। 8 लगाइए, 9 लगाइए, 10 लगाइए, अब ये जो इसकी वैल्यू है वो 6.5 वाले केस में पहुंच चुका है। ये आपका ग्राफ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको बीपीएससी टीआरई 2 में सिलेक्ट होने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अगर सिलसिला सही चलता रहा, हालांकि कल के अफवाह की वजह से थोड़ा बहुत परेशान तो मैं भी हुआ हूं। कल के अनाउंसमेंट में हमने जैसे आपको सारी बातें बताई थी कि हमारा टीआरई 3 अगस्त में होगा और ये मार्च में होगा, तो उसके हिसाब से अगर हम प्लान करें तो बहुत बड़ा टारगेट लेकर के चल रहे हैं, और अगर वो चीज़ें सफल हुई, इम्प्लीमेंट हुई, तो मुझे भरोसा है कि मेरी हर अगली क्लास में ऐसे कम से कम 10-20 कमेंट आएंगे कि सर मेरा इसमें हो गया, सर मेरा उसमें हो गया, है ना। तो वो चीज़ मैं उम्मीद करता हूं, और उस चीज़ के, उस विजन को लेकर के ही ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है। आई होप कि सब कुछ अच्छा ही हो और हम लोगों की प्लानिंग के साथ ही चीजें चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अभी यहां पर पीछे हमने देखा कौन एडजस्ट कर रहा था, यही तो एडजस्ट कर रहा था, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तभी तक तो एडजस्ट कर रहा था। तो ये कौन सा फ्रिक्शन बोला जाएगा, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही एडजस्टिंग नेचर का है। ये तो एकदम बाउंड्री कंडीशन है, इसके जस्ट बाद 7 से 7.1 करेंगे तो ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। तो यहां तक की जो सिचुएशन है वो सेल्फ एडजस्टिंग, आप सिर्फ इसको नहीं बोल सकते ना सेल्फ एडजस्टिंग, ये भी तो है, ये भी तो है।
और ये लिमिटिंग वाला भी तो उसी स्टैटिक में ही तो आता है, तो लिमिटिंग को चूज नहीं कर सकते कि नहीं ये भी तो, ये देखिए सेल्फ एडजस्टिंग है, फिर ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। अगर आप स्टैटिक को चूज करते तो इसमें सब आ जाएंगे, खाली इसको चूज करेंगे तो ये छूट जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो हमें बोलना पड़ेगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, काइनेटिक और लिमिटिंग नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। First ball of mass m moving with a velocity u collide head on with the second ball of mass m at rest. If the coefficient of restitution is small e, then the ratio of velocity of the first and the second ball after the collision is. थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बट आप आराम से देखिए समझ में आ जाएगा। फर्स्ट बॉल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी u, एक बॉल है जिसका मास m है, u वेलोसिटी से चल रहा है, कोलाइड हेड ऑन विद द सेकेंड बॉल ऑफ मास m एट रेस्ट, ये जाकर के सीधे सीधे टकरा जाता है एक दूसरे बॉल से, और उसका मास इसका मास सेम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी u थी, इसकी वेलोसिटी 0 है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका हिंदी फिलहाल मुझे भूल गया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है स्मॉल e, देन द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड बॉल आफ्टर द कोलिजन इज। कहने का मतलब है कि एक बॉल है, एक दूसरी बॉल है, जाके टकरा गए, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी बदल गई, इसकी वेलोसिटी को इनिशियल वाले को u1 बोले तो ये क्वेश्चन में u दिया है, इसकी वेलोसिटी को इनिशियल वाले को u2 बोले तो ये 0 है, इसकी फाइनल वेलोसिटी को v1 बोलते हैं, इसको हम v2 बोलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें v1 अपान v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और यहां पर मास m है, मास m है, मास m है, मास वही सेम बॉल है, ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड। अब आपको पता है कि एक बॉल दूसरे बॉल से जाकर के टकरा रही है, तो कोलिजन के केस में चाहे कोलिजन इलास्टिक हो, चाहे कोलिजन इनइलास्टिक हो, चाहे प्रत्यास्थ संघट हो, चाहे अप्रत्यास्थ संघट हो, कम से कम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हमेशा वैलिड होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, यानी रेखीय संवेग के संरक्षण नियम से हम बोल सकते हैं कि टकराने के पहले का टोटल संवेग टकराने के बाद वाला टोटल संवेग बराबर होगा। संवेग मतलब मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग, तो m इंटू यू, और फिर प्लस में यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी यानी कि 0, सबका सेम डायरेक्शन एज्यूम करते हुए हम चल रहे हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट हम सारा न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं क्योंकि हम सबको सेम डायरेक्शन में मान रहे हैं। ये मास इंटू में वेलोसिटी, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन होता है तो क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है, और यहाँ पर फिर से ये मास इंटू वेलोसिटी यानी v2। m को कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन का मतलब ये हुआ किस वेलोसिटी से ये वाला बॉल इस वाले बॉल से दूर जा रहा है। अब बताइए, ये वाला बॉल आपका v2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, लेकिन ये v1 वेलोसिटी से पीछे भी जा रहा है, तो कितनी वेलोसिटी एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस आएगा इसके बीच का, आप लिखेंगे v2 माइनस में v1। और ये वाला आपका u2 से चल रहा है, ये आपका u1 से चल रहा है, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, आप लिखेंगे क्या, u1 माइनस में u2, क्योंकि u1 से तो पीछा नहीं कर रहे, ये थोड़ा आगे भी तो बढ़ रहा है, तो u1 माइनस में u2, इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सॉल्व करिएगा, u2 की वैल्यू तो क्वेश्चन में 0 गिवन था, u1 की वैल्यू u गिवन था, सॉल्व करिएगा तो u इंटू e, तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिलेगा, दैट इज v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e इंटू में u, इक्वेशन नंबर 2। और बस कुछ करना नहीं है, डिवाइड कर देना है, सॉरी ऐड कर देना है, कैंसिल हो जाएगा, 2v2 इज इक्वल टू, यहां से ऐड करेंगे और u को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस e इज इक्वल टू, यहां पर u हो जाएगा, तो आप यहां से v2 की वैल्यू निकाल लेंगे। v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस e अपान 2 इंटू में u, 1 प्लस e इंटू में u अपान में 2 हो जाएगा v2 की वैल्यू। कोलिजन के बाद दूसरे वाले बॉल की वेलोसिटी, पहले वाले बॉल की वेलोसिटी निकालनी है तो v2 की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, या तो एक काम करिए
जो आपने ऐड किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस होके 2v1 बन जाएंगे, और यहाँ माइनस होने पर 1 माइनस ई मिलेगा, तो कुल मिला के v1 कितना मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 माइनस ई इंटू यू अपान में 2 आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो v2 मिला, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो v1 मिला, इतना आप कर सकते हैं। दोनों को डिवाइड कर दीजिए v1 अपान v2, आप देखिए सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। हमें v1 अपान v2 निकालना था ना, हमें v1 अपान v2 निकालना था। v1 की वैल्यू है 1 माइनस ई यू अपान 2 और v2 की वैल्यू है 1 प्लस ई यू अपान 2, कैंसिल हो गया 1 माइनस ई अपान 1 प्लस ई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ चलिए आगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इन एन इन इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज कंजर्व्ड। अगर कोई अप्रत्यास्थ संघट्ट हो रहा है, अगर कोई अप्रत्यास्थ संघट्ट हो रहा है तो इसमें क्या संरक्षित रहता है, अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहता है। ध्यान रखिए, अगर इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर दोनों कंजर्व होते हैं, लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, और साथ में गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। और अगर बात इन इलास्टिक कोलिजन की है, इन इलास्टिक कोलिजन यानी अप्रत्यास्थ संघट्ट की, तो अप्रत्यास्थ संघट्ट के अंदर सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। काइनेटिक एनर्जी जो यहां पर होता है वो हीट या किसी दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी टकराने के पहले टकराने के बाद सेम रहते हैं। यहां पर सिर्फ लीनियर मोमेंटम की गारंटी है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ऑब्जेक्ट की इन इलास्टिक कोलिजन में वो किसी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका अगर एग्जांपल आप देखें, जैसे बुलेट है, उसको आपने किसी दीवार पर, पेड़ में कहीं पर भी आपने उसको फायर किया, तो वो जब जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, वहां पर स्पीड जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, बट वहां पर हीट क्रिएट होता है, साउंड क्रिएट होता है, लाइट भी क्रिएट होता है। वो सब कहां से आ रहा है, वही काइनेटिक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ध्यान रखना है, एनर्जी के कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी के कंजर्वेशन का वायलेशन कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी। भले हम बोल रहे हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, लेकिन उस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ही तो इन सारी एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो एक तरह की एनर्जी दूसरे तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी या एनर्जी। तो ध्यान रखना है, इन दोनों ही केस में टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी, बट काइनेटिक एनर्जी, यहां पर मोमेंटम भी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, यहां मोमेंटम कंजर्व, बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, वो दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर। अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति, अगर कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, तो एक समान वृत्तीय गति करते टाइम किसी भी क्षण, किसी भी समय आपको बताना है कि जो वेलोसिटी यानी वेग वाला वेक्टर है, जो वेग सदिश है, वेलोसिटी वेक्टर है, और जो आपका ये एक्सेलरेशन वेक्टर यानी कि त्वरण वाला सदिश है, ये इन दोनों के बीच का मामला बताना है कि हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट होते हैं, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होते हैं, या एक दूसरे से कोई रिलेट ही नहीं होते, कोई गारंटी ही नहीं है, ये बताना है। केस कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या यूनिफॉर्म रहता है, स्पीड यूनिफॉर्म रहता है, स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म रहता है। स्पीड का मतलब समझते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेग का परिमाण स्पीड होता है, और उस स्पीड में अगर हम डायरेक्शन को जोड़ दें
वेलोसिटी बनती है। तो यहां सिर्फ स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब जितना तेजी से भाग रहा था वो नहीं बदलेगा। लेकिन अगर बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी तो वेरिएबल होता है। वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल, क्योंकि वेलोसिटी के वेरी होने के लिए क्या जरूरी है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड और प्लस में उसका अपना डायरेक्शन। स्पीड और डायरेक्शन का सम वेलोसिटी होता है। इन दोनों में से एक भी बदला, खाली स्पीड बदल जाए तब भी वेलोसिटी बदल रही है, खाली डायरेक्शन बदले तब भी वेलोसिटी बदल रही, जो कि यहां पर हो रहा है। स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी तो, डायरेक्शन तो बदल रहा है, और डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी। वेक्टर है ना, इसको डायरेक्शन से भी मतलब है। और अगर दोनों बदल गए तब भी बदलेगा ये, दोनों में से एक भी बदल गया तो वेलोसिटी बदल गई। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो वेरिएबल है ना, तो वेलोसिटी भी वेरिएबल हो जाएगी। और डायरेक्शन के बदलने से या वेलोसिटी के बदलने से क्या आता है, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी के बदलने से एक्सीलरेशन आता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जब यहां पर है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यहां पर है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यहां पर है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यहां पर है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। हर केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देखिए, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, हर पॉइंट पर बदल रहा है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, सबका सेम आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू सबका सेम आएगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, और डायरेक्शन बदलने की वजह से, वेलोसिटी बदलने की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, उसको सेंट्रीपेटल या रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर खाली डायरेक्शन बदलता है तो जो एक्सेलरेशन आता है उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, सेंट्रीपेटल या रेडियल एक्सेलरेशन, जिसका फार्मूला क्या है, v स्क्वायर अपान में r या r ओमेगा स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर स्पीड भी बदलने लगे, ऐसा मोशन अगर सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाए जिसमें डायरेक्शन तो बदल ही रहा हो, स्पीड भी बदलने लगे, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, स्पीड बदलेगा, तो यहां से एक एक्सेलरेशन आएगा जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगा। ये एक्सेलरेशन का ऐसे फार्मूला निकलेगा, इस एक्सेलरेशन का ऐसे फार्मूला निकलेगा। ये जो टेंजेंशियल वाला है उसका डायरेक्शन इधर ही होता है, और ये सेंट्रीपेटल वाला होता है, सेंटर होता है। बट यहां पर बात किसकी है, यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात है। इसमें स्पीड कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन की वजह से सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आएगा। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, एकदम कंफर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल वाला, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो इस एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन का कोई रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाता, और वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ कोई एंगल बना रहा होता, फिर ऐसे में से तीनों में से कोई सही ना होता, ऑप्शन डी हो जाता। ठीक है, चलिए। बुक पब्लिश नहीं, बुक तो बड़ा दुर्भाग्य है मेरा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि आज से लगभग मुझे लग रहा है शायद 1 साल हो गए होंगे बुक के बारे में बात करी थी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया आज तक। अगला सवाल है कि अ कार इज सर्कुलेटिंग ऑन द पाथ ऑफ रेडियस r एंड एट एनी टाइम इट्स वेलोसिटी इज v एंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज a। किसी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, और जो वेलोसिटी का बदलने का रेट है, बढ़ने का रेट है, वो a है। आपको पता है वेलोसिटी जिस रेट से बढ़ती है घटती है उसी को त्वरण बोलते हैं, उसी को मंदन बोलते हैं। अगर वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है तो त्वरण हुआ, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। वेलोसिटी समय के साथ घट रही है तो माइनस में आएगा, उसको मंदन या रिटार्डेशन बोलेंगे। तो यहां पर वही वैल्यू लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन ए है, यानी वेलोसिटी के बढ़ने का रेट, मतलब समझ रहे हैं, स्पीड बदल रहा है, स्पीड बदल रहा है। क्योंकि अगर खाली सॉरी क्योंकि अगर खाली डायरेक्शन बदल रहा होता तो ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर खाली डायरेक्शन बदल रहा होता तो बोलते रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट इन्होंने बोला रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, स्पीड भी बदल रहा है। यानी ये केस हुआ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये केस है, और इस केस में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
दो एक्सेलरेशन आ जाएंगे, जस्ट पीछे डिस्कस किया स्पीड के बदलने की वजह से, जो कि ये यहाँ पर दे रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और डायरेक्शन के बदलने की वजह से सेंट्रीपेटल वाला एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन AC या AR, दैट इज v स्क्वायर अपॉन r या r ओमेगा स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये होता है टेंजेंट के डायरेक्शन में, सॉरी ये होता है सेंटर की ओर, और ये होता है आपका टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये हुआ आपका 80 और ये वाला हुआ आपका कितना AC, और इसी 80 को इन्होंने बोला क्या A, इसी को इन्होंने नाम दिया A। दोनों परपेंडिकुलर हैं और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका जो है वो कैसे आता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, फार्मूला पता ही होगा आपको, पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A1 A2 कॉस थीटा, यहाँ थीटा 90 है दोनों वेक्टर के बीच का, लास्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ AC आ जाएगा एक जगह पर सेंट्रीपेटल वाला एक्सेलरेशन और एक जगह पर ये रेडियल वाला, और सेंट्रीपेटल वाले एक्सेलरेशन को हम चाहे तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं AC स्क्वायर मतलब v पावर 4 अपान r का स्क्वायर, ये हो जाएगा v पावर 4 अपान में r का स्क्वायर और प्लस में ये a का स्क्वायर, ये हुआ आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो v पावर 4 अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ टाइम होने वाला है, 4 क्वेश्चन हम डिले कर रहे हैं, मतलब 4 क्वेश्चन हम पीछे चल रहे हैं, और वो 4 क्वेश्चन जो पीछे चल रहे हैं वो आपको पता ही है, बीच में जो ये ऑफ हो गया इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। और देखिए आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, 6 से 7:30 बोला है मतलब एग्जैक्टली 7:30 नहीं, किसी दिन 7 बजे खत्म हो सकता है, टॉपिक और एक्सप्लेनेशन और बाकी मैटर पर डिपेंड करता है। तो 6 से 7:30 का मतलब कि वो थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, तो 7 से 8 के बीच में, सिचुएशन के ऊपर टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 17, एट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एट एन एंगल ऑफ, प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप के सबसे ऊपर वाले बिंदु पर, प्रक्षेप के सबसे, सर्कुलर नहीं है पैराबोलिक है, सबसे ऊपर वाले बिंदु पर बताना है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल बताना है। आपको पता है यहां पर तो वेलोसिटी ऐसे थी, ये आपका एंगल ऐसे बना रहा था थीटा, एक्सेलरेशन किधर है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी यहां पर ऐसे जा रही थी जो इस वर्टिकल के साथ यहां पर अगर आप देखें तो 90 प्लस थीटा के बराबर एंगल बना रही थी, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर ऊपर वाली वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट था वो खत्म, सिर्फ क्या बचा, ये वाला कंपोनेंट बचा हॉरिजॉन्टल वाला, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर भी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हुआ एंगल कितना हुआ 90 हो गया, ऑप्शन हो जाएगा सी। हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी बचती है वो खाली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड, एक कण है जो एक वृत्त में घूम रहा है, जिस वृत्त की त्रिज्या का मान दिया हुआ है r की वैल्यू कितनी 5 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल घूम रहा है, कंफर्म होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, क्योंकि इन्होंने क्या बोल दिया है कांस्टेंट स्पीड, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, इसमें खाली डायरेक्शन बदल रहा है, स्पीड नहीं बदल रही। तो कह रहे हैं कि टाइम पीरियड कितना है, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे, कैपिटल टी की वैल्यू गिवन है। कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन आता है वो कौन सा, सेंट्रीपेटल वाला, सेंटर की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपेटल या रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपान r, बट हमें लीनियर वेलोसिटी या रेडियस में से रेडियस पता है, लीनियर वेलोसिटी नहीं पता है। टाइम पीरियड अगर दिया है तो अच्छा होगा इसको r ओमेगा स्क्वायर के अकॉर्डिंग यूज करिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फार्मूला 2 पाई बाई टी वाला फार्मूला यूज करें, तो यहां से हम ये वाली वेलोसिटी निकाल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू, तो 2 पाई अपान में टी की वैल्यू है 0.2 इंटू में पाई से पाई कैंसिल, इससे डिवाइड किया 10 आ जाएगा, 10 रेडियन पर सेकेंड, और ये 10 रेडियन पर सेकेंड वाली वैल्यू को यहां पर रख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है, अच्छा ये यूनिट आपका देखिए मीटर पर सेकेंड में दिया है और ये आपका सेंटीमीटर में था, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ओमेगा की वैल्यू हम रखेंगे 10 इसका स्क्वायर, और आर की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर, इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 10 पावर -2 मीटर में हो गया, अब इसका स्क्वायर
और ये किस में है, रेडियन पर सेकेंड में है। चलिए इसको नहीं लिखते। तो ये हो गया 10 पावर कितना 2, और ये हुआ 10 पावर माइनस में 4, और ये हुआ 5, मल्टीप्लाई किया तो 10 पावर माइनस 2 और इंटू में 5, और ये है आपका त्वरण, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर यूनिट हमारा सेंटीमीटर जो लिखा वो मीटर रहता तो ऑप्शन मैच कर जाता, कहीं कोई मिस्टेक तो हुई नहीं है। ये पाई सेकेंड था तो 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, टी मतलब 0.2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये 0.2 है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा। और वी स्क्वायर अपान आर या आर ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू अगर हम मान लीजिए कितना रख देते, आर की वैल्यू हम सीधे 5 रखते तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता, सॉरी एक मिनट स्क्वायर क्यों किया हमने, गलत है, स्क्वायर करने की कहाँ जरूरत है, रेडियस का, ओमेगा का स्क्वायर होगा ना, सही है, 10 पावर 2 और ये 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है ना, 5 ही आ रहा है इसका आंसर, 25, एक सेकेंड, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई, और वी स्क्वायर अपान आर या आर ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह पर तो ये लिखेंगे ना 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 पावर 2, 5 ही आ रहा है हमारे हिसाब से, 25 कैसे आ रहा है। चलिए 5 ही आ रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति के अंदर अधिकतम परास और स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल का स्क्वायर यानी वर्ग, यानी क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम रेंज मतलब आर मैक्स, और स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टी और इसका स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो लेना है, आर मैक्स और टी के स्क्वायर का रेशियो बताना है। आपको पता है आर का फार्मूला, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में जी, लेकिन मैक्सिमम आर की वैल्यू निकालनी है तो हमने डिस्कस किया था आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू 45 साइन 40, यहाँ 45 इंटू 2 साइन 90, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये मिलेगा यू स्क्वायर अपान में जी, ठीक है। ये आर का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, एट थीटा इज इक्वल टू 45। यहां से सवाल आता है कि लॉन्ग जंप के लिए, डिस्कस थ्रो के लिए, भाला फेंक के लिए, है ना, जेवलिन थ्रो के लिए, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक और लॉन्ग जंप, इन सारे केसेस में कितने एंगल पर ऑब्जेक्ट को फेंकना चाहिए, कूदना चाहिए, 45 डिग्री पर, और हाई जंप के केस में 90 पर। तो देखिए टी की अगर बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला भी अगर आप देखें तो इसमें भी थीटा आता है, हैप्पी बर्थडे टू यू साइन थीटा अपान जी, इस फार्मूले में थीटा तो पता नहीं है, अगर आप थीटा अननोन रखेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर लास्ट में थीटा के टर्म में आंसर आएगा, ना तो ऐसा ऑप्शन है ना तो वैसी सिचुएशन है, क्योंकि हमें पता है जिस सिचुएशन में बात हो रही है उस सिचुएशन में थीटा कितना लेना था 45, तो यहां भी अंडरस्टूड है 45 लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं बोला गया, समझना होगा खुद से। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू यू, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, आई थिंक, देख लीजिए मिस्टेक हो जाती है वैल्यू हमसे बहुत ज्यादा, तो ये आ जाएगा रूट में 2u और अपान में कितना जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, दोनों का रेशियो लेना है, तो आर मैक्स यू स्क्वायर अपान जी, और टी स्क्वायर कितना, टी का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर अपान में कितना, ये हो जाएगा जी का स्क्वायर, और ये यू स्क्वायर कैंसिल, एक जी से एक जी कैंसिल, ये जी ऊपर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू g/2, जी की वैल्यू पता है कितनी 9.8 और अपान में कितना 2, और डेसिमल हटाना है तो 98 करिए, इसको आप 20 करिए, 2 से डिवाइड करिए 49 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, 49 रेशियो 10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अगर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है तो, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। चलिए लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सिचुएशन आप समझ लीजिए, यहां पर ये छोटा सा लिखा है 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं और ये ब्लॉक इस वर्टिकल प्लेन के सहारे रुका हुआ है, ये पूरा ब्लॉक वर्टिकल प्लेन के सहारे रुका हुआ है, ये केवीएस के एग्जाम में ये सवाल आया था, एग्जैक्टली सवाल केवीएस के एग्जाम में जो आपका पिछले साल 2023 में हुआ था स्टार्टिंग में,
जनवरी फरवरी में, उसमें ये सवाल आया था। 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये ब्लॉक यहाँ पर रुका हुआ है, तो आपको बताना वेट ऑफ द ब्लॉक। अगर इसका मास पता हो तो इसका वेट बताना है। और वेट कितना होता है, वेट का फार्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू में जी, है ना। तो जो वेट होता है वो वेट एम इंटू जी होता है। पहले तो आप यहां सिचुएशन समझिए कि आपने इधर से 10 न्यूटन लगाया, यानी इस ब्लॉक से 10 न्यूटन का फोर्स इधर आप दीवार की तरफ लगा रहे हैं, तो सरफेस के परपेंडिकुलर अपोजिट जो लगता है उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया आर। और ये ब्लॉक रुका हुआ है, मतलब इस फोर्स को बैलेंस किया नॉर्मल रिएक्शन ने। ब्लॉक रुका हुआ है, इसका मतलब कि इसका वेट जो mg नीचे की तरफ, वेट हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, वेट mg नीचे काम कर रहा था, फिर भी ब्लॉक रुका हुआ है। मींस इस वेट, ये वेट जब इस ब्लॉक को नीचे चलाने की कोशिश कर रहा था, तो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए यहां अपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, और वो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जैक्टली इसके वेट के इक्वल था, इसलिए रुक गया है। ये दोनों, ये फ्रिक्शनल फोर्स की कैपेसिटी इतनी थी इस वेट को बैलेंस कर सकता है। अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, इसकी तो बढ़ने की एक लिमिट है, आपको पता है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर की बात थी, तब तो हो गया। बाकी इसके बढ़ने की एक लिमिट होती है, उसके बाद अगर आपने ये वाला फोर्स बढ़ा दिया तो नीचे जाना ही पड़ेगा इसको। बट ये सिचुएशन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के कंडीशन के पहले की कंडीशन है, इसलिए ये फोर्स बढ़ करके अप्लाइड फोर्स कह लीजिए या वेट को बैलेंस कर लिया, और इसको बैलेंस कर लिया नॉर्मल रिएक्शन आर ने। मतलब नॉर्मल रिएक्शन आर की वैल्यू कितनी, 10 न्यूटन, ठीक है। और आप कह सकते हैं वेट mg की वैल्यू कितनी, फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल, और फ्रिक्शन का फार्मूला म्यू इंटू में आर, म्यू इंटू में आर के इक्वल। यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है कितना, 0.2, यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन आर की वैल्यू है 10, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी या वेट ऑफ द ब्लॉक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये न्यूटन में आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, बिल्कुल। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऑफ द 4 बेसिक फोर्सेस मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज इज फॉर। इन चार बेसिक या फंडामेंटल, इन चार बेसिक या फंडामेंटल फोर्सेस में आपको बताना है, इन चार फंडामेंटल फोर्सेस में आपको बताना है किसका रेंज सबसे ज्यादा होता है और किसका कम। याद रखिए चारों जो फंडामेंटल फोर्स हैं, इस नेचर में हम लोग जानते हैं जितनी भी फिनोमेना हो रही है हमारे यूनिवर्स में, हमारी अभी तक की जानकारी के हिसाब से टोटल 4 फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हालांकि आपने जिस तरीके से पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे फोर्स पढ़ लिया, आपने फोर्स पढ़ लिया कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, आपने पढ़ लिया टेंशन फोर्स, आपने पढ़ लिया फ्रिक्शनल फोर्स, आपने पढ़ लिया विस्कस फोर्स, आपने अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बहुत सारे नाम आपने पढ़े हैं। लेकिन उस सारे के सारे जो फोर्स आपने नाम सुने हैं, उन सारे फोर्सेस का नाम वो एक्चुअल में किसी एक पर्टिकुलर फोर्स के ही टाइप हैं। तो इसलिए अगर मेन रूप से देखा जाए तो 4 तरह के फोर्स हैं पूरे यूनिवर्स में, 2 माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और 2 मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम प्रबल नाभिकीय बल बोलते हैं, नाभिक के अंदर लगता है। नाभिक के अंदर लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबको आपस में जोड़ के रखता है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये बात याद रखनी पड़ेगी। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में क्या ही कहें, आप कह लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला जो 2 फोर्स है और बाकी मास की वजह से लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी फोर्स आप जानते हैं, जो भी कांटेक्ट में फोर्स लगते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, स्ट्रिंग के अंदर फोर्स, स्प्रिंग के अंदर फोर्स, ये सारे फोर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही, मतलब जितने भी इंटर एटॉमिक फोर्स होते हैं, एटम एटम के बीच में लगता है, इलास्टिक फोर्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टाइप है। कभी अगर ऐसा सवाल आ जाए कि ये वाला फला वाला फोर्स कौन सा फंडामेंटल फोर्स है या किसका टाइप है, तो आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं होना चाहिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होना चाहिए, बच गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में डाल दीजिएगा, सही हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट में आपका आता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स।
इंपॉर्टेंट बात यहां पर अगर मैं कहूं वो ये याद रखिए, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, एंड दिस वन इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। दुनिया का पूरे यूनिवर्स का सबसे कमजोर बल है, ये सबसे ताकतवर बल है। ये लगता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर लगता है, इसका रेंज बहुत कम होता है। न्यूक्लियस का साइज आपको पता ही है, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका साइज आपको पता ही होगा, ये आपका होता है 10⁻⁻15 मीटर इसका रेडियस होता है न्यूक्लियस का, और पूरे एटम की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये कहां लगता है, ये चार्जेस के बीच में लगता है, चार्जेस के मोशन की वजह से दूसरे चार्ज पर लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपस में एक दूसरे से ही प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से रिलेट होते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां पर लगता है, जब न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, अगर कोई न्यूक्लियर प्रोसेस होने लगे, न्यूक्लियर प्रोसेस मतलब न्यूक्लियस के अंदर कोई एक पार्टिकल दूसरे में बदल रहा है, कोई टूट रहा है, कोई जुड़ रहा है, वहां पर उस न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर जो नए नए और पार्टिकल पैदा होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेस्ट एग्जांपल बीटा डिके, बीटा डिके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो। बीटा प्लस डिके में एक प्रोटॉन है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, एक पॉजिट्रॉन निकलता है प्लस एक न्यूट्रिनो। इन दोनों ही फेनोमेनन में ये जो आपके पार्टिकल पैदा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, इनके बीच में जो फोर्स लगता है, जो इंटरेक्शन होता है, वो वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। नाम भी याद रखिए, बहुत फेमस एग्जांपल हमने ये लिखा हुआ है इक्वेशन, इसको बीटा माइनस डिके बोलते हैं, इसको हम बीटा प्लस डिके बोलते हैं। तो ये इक्वेशन से भी सवाल एग्जाम में है, ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम टॉपिक पर आएंगे तो वापस से इसके बारे में बात करेंगे। ये दुनिया का सबसे कमजोर बल है, आपको पता है, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट और एस्टेरॉइड और इन सब के बीच में, प्लैनेट सन, इन सब के बीच में जो लग रहा है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट बहुत कमजोर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका रेंज जो है सबसे ज्यादा है ना, इतने दूर दूर हमारे एस्टेरॉइड्स हैं और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, मैक्सिमम रेंज होता है इसका। और ये न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, तो इन सब का रेंज कम होता है, ये सबसे कम रेंज इसका होता है एक्चुअल में। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये भी, न्यूक्लियस के अंदर ये भी। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन में दिया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो हमें पहले सबसे बताना था क्या, मैक्सिमम, फिर उसके बाद मिनिमम। तो मैक्सिमम में कौन आएगा, मैक्सिमम रेंज है ग्रेविटेशनल का, और मिनिमम रेंज किसका है, मिनिमम रेंज है न्यूक्लियर फोर्स का। न्यूक्लियर में भी कौन सा, तो अगर हम देखें तो वीक न्यूक्लियर का रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से भी कम होता है, बट खाली न्यूक्लियर दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसके सामने मिनिमम रेंज, लेकिन दोनों न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 मिनट लेट हो गया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बीच में कुछ चीजें ऐसी हो गई जिस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई, अदरवाइज बिल्कुल परफेक्ट है, और डेली हमारा कुछ पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेते हैं, अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई कमेंट है, फिर आगे बढ़ते हैं। DSSB PGT फिलहाल पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी यूपी PGT और यूपी GIC का विश्वास बैच 8:30 बजे से चलता है, उसमें काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा, कल हमने सारा कुछ बता ही दिया था कि TRE 3 को लेकर के काफ़ी बड़ा कमिटमेंट है, तो इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा एड़ी चोटी का, तो पॉसिबल नहीं है कि हम कोई और बैच, कोई और क्लास उसके ऊपर हम टाइम दे सकें, है ना, जब तक TRE 3 नहीं हो पाता है, हो जाता है। हिंदी मीडियम में कल बता दिया था, बहुत मुश्किल चीज़ है हमारे लिए, बहुत चैलेंजिंग है, और मैं वो कोई काम नहीं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जो बीच में ब्रेक हो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे जिनका हिंदी हमें नहीं पता है, जो टॉपिक हमने 11-12 तक पढ़े उसका तो हिंदी पता है, हिंदी मीडियम से पढ़ा, बट जो टॉपिक BSc में पढ़े उसके हिंदी नहीं पता है ना। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक आ जाएंगे जिसका हिंदी नहीं पता होगा, फिर वही बात आएगी, किसी क्वेश्चन का हिंदी होगा, किसी का नहीं होगा। अगर जबरदस्ती बनाएंगे भी तो वो लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, गलत होगी। तो ऐसा मैसेज ना जाए, एज अ टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ग्रामर, लैंग्वेज, हर चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखूं। तो
और मुझे लगता भी नहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश में फिजिक्स पढ़ना और पीजीटी और लेक्चरर के लिए, तो इसलिए हम उस चीज से हम समझ सकते हैं। हिंदी में होता तो बिल्कुल अच्छा होता, बट ऑलरेडी एक बैच है और उस बैच में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम एनर्जी सब लगानी पड़ती है, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। सिर्फ आपका ये बैच होता, सिंगल बैच होता, तो हम दिन भर यही करते, ट्रांसलेशन करते, हर चीज़ करते और उसको वेरीफाई करते और क्लास पढ़ाते हिंदी इंग्लिश दोनों में, बट नहीं पॉसिबल है। इस वजह से मैं आप लोगों की इतनी मतलब आपकी बातों को इतना ज़्यादा मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अदरवाइज बिल्कुल आप एक भी आपको पता है, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं वो कर ही देता हूँ, ठीक है। ग्राफ के बारे में वीडियो बन सकता है, बट अभी आपको पता है जैसी चीज़ें चल रही हैं तो टाइम का हमें पता चल जाए कितना स्कोप है और क्या नहीं है। जैसे एस्टेट 2023 का प्रीवियस ईयर भी आप लोग बोल रहे हैं, हालांकि हम अभी उसके ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये है कि पहले हम अपने टॉपिक को कवर कर लें। आपके एग्जाम से एक दिन 2 दिन पहले जब भी हमारी लास्ट क्लास होगी, उस टाइम पर हम एस्टेट के पूरे पेपर को सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे, तो वो थोड़ा इफेक्टिव भी होगा। और उसके पहले आप सारा चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो आपको पता भी चलेगा कि जो आपने पढ़ा था वो कितना इंपैक्टफुल है, कि उस वाले पेपर को आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आने वाले पेपर में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, ये कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं। टॉपिक वाइज जो पॉसिबल हो सकता है 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आपको पता है, इसका मतलब नहीं है ये 40 से 50 क्वेश्चन है। जितनी बातें, जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी चीजें रिलेट होती हैं, इसी पैटर्न पर पढ़ेंगे तो हमारा पूरा भी हो जाएगा और जो चीज हम चाहते हैं डिलीवर करना वो भी हो जाएगा। और पेपर एक दिन का काम है, एक दिन 2 2.5 3 घंटे की क्लास ले लेंगे, पूरा पेपर एक ही दिन में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब ज्यादा हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं आप लोगों का, क्योंकि हमारी अगली क्लास है और आप लोग भी पढ़ाई करिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास कितनी इफेक्टिव रही, पॉसिबल हो तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।